जय हिंद दोस्तों। जय भारत। वंदे मातरम। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखित नाटक अंजू दीदी। अंजू दीदी नाटक यूजीसी नेट एवं समकक्ष परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ में कि अंजू दीदी का नाटक का जो सार है उसको हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ उपेंद्र नाथ अस्क जी का जीवन परिचय भी हम पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अस्क जी का जो जीवन परिचय है उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चित्र जो दिख रहा है यही उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 को हुआ था और साथ ही साथ इनका जो निधन है वो 19 जनवरी 1996 में हुआ था। यानी लगभग हमारा जन्म हुआ था जब ये इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अस्क कृत अंजू दीदी का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी अपनी समझ बना लें कि उपेंद्र नाथ अस्क जी कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, कितने नाटक लिखे, संस्मरण लिखे, निबंध लिखे, महाकाव्य, उपन्यास, सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी की जीवनी के बारे में या जीवन परिचय के बारे में। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वे अध्यापन का कार्य करने लगे। अस्क जी ने अपना साहित्य उर्दू लेखन से स्टार्ट किया था, यानी पहले ये उर्दू में लिखा करते थे, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में जाने गए। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में अस्क जी का दूसरा कहानी संग्रह औरत और फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई में रहते हुए उन्होंने फिल्मी की कहानियाँ, मतलब कई कहानियाँ, पटकथाएँ, इसके बाद संवाद, गीत लिखे। उन्होंने 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली उनको जिंदगी रास नहीं आई, यानी वो चमक दमक वाली जिंदगी उनको रास नहीं आई थी। अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो देखिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, बने रहिएगा। डेट विथ यहाँ पर आपको सब मिलेगा, विथ डेट। तो सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अस्क जी के उपन्यासों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इनका सबसे पहला जो उपन्यास था सितारों के खेल, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद गिरती दीवारें 1947 में प्रकाशित हुआ था। बड़ी बड़ी आँखें 1955 में प्रकाशित हुआ था और पत्थर अलपत्थर 1957 में हुआ था। गर्म राख भी इनका 1957 में उपन्यास प्रकाशित हुआ। शहर में घूमता आईना 1963 में, एक नन्ही किंदिल 1969 में, बांधो ना नाव इष्ठाओं 1974 में और निमिषा जो है 1980 में प्रकाशित हुआ था। इनको अगर सीखना है तो इनको हमेशा इश्क नाम से आप सीखिएगा। किस नाम से सीखिएगा? इश्क नाम से सीखिएगा। तो देखिए ये वास्तविकता में अब इनको हम कैसे सीखेंगे, तो ध्यान रखना, शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना। अब शहर में घूमता आईना से आप समझ लेंगे कि ये इश्क करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो शहर में एक आईना घूम रहा था, वो वास्तविकता में कौन था? एक नन्ही किंदिल थी। अब एक लड़की से आप महसूस कर सकते हो जिसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं, जिसकी बड़ी बड़ी क्या थीं? आँखें थीं। अब ये क्या काम करने लगे कि पत्थर अलपत्थर, यानी कि पत्थरों में ये मिलने जाने लगे। मान लो ऐसे नॉर्मल बैठे रहते हैं ना, ठीक है, अब कहाँ पर मिलने जाने लगे? जहाँ पर दीवारें जो हैं गिर गई थीं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सितारों का खेल खेलते थे। अब इसके बाद जब इनकी दोस्ती हो गई तो इनकी शादी आदि की बात होने लगी, तो फिर ये कहने लगे
बांधो ना नाव इस ठाव, यानी इस नाव को इस ठाव में मत बांधो। तो इस प्रकार से आप इनको याद भी कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहानी संग्रह पर इनके। तो कहानी संग्रह है अंकुर, 1949 में प्रकाशित हुआ था। नासूर 1949, डांची 1949 में ही, और पिंजरा, गोखरू, छींटे, ये सब 1949 में ही प्रकाशित होने वाले थे। इसके बाद 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में इनके प्रकाशित हुई। पलंग 1961 में, आकाशचारी 1966 में, और मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबल लैंड, दाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजड़ा, आड़, ये बहुत सारे इनके कहानी संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हुए। इसके बाद अगर इनके नाटकों के बारे में बात कर लें हम, तो नाटक जैसे जय पराजय, ठीक है, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, तकल्लुफ, पैंतरे, अंजो दीदी। तो अंजो दीदी आज हम पढ़ने वाले हैं इनका नाटक, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। अंधी गली 1955 में ही, बड़े खिलाड़ी 1967 में, और भंवर इत्यादि इनके जो हैं वो नाटक भी प्रकाशित हुए। अगर हम एकांकी संग्रह की इनकी बात करें, तो देवता की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुखाम है, जौंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सुखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, बतासिया जीवन साथी, आंधी, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये इनके एकांकी संग्रह भी हैं। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इनके काव्य की। तो काव्य में इन्होंने लिखे हैं एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, और उर्मियाँ, ये इनके जो हैं वो काव्य हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इनके आगे पढ़ेंगे तो संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे मंटो मेरा दुश्मन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ज्यादा अपनी कम पर आई। तो ये देखिए हमने इश्क से बोला है, इनकी बहुत सारी रचनाएं उपेंद्र नाथ इश्क नाम से याद हो जाएंगी, अश्क हैं लेकिन आपको इश्क नाम से याद करना है। आलोचनाएं जो हैं, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, आत्मकथाएं भी लिखी हैं, रेखाएं और चित्र 1955 में ही, मंटो मेरा दुश्मन है ये 1956 में। ठीक है, भेंट वार्ता भी लिखी है इन्होंने जो है कहानी के इर्द गिर्द। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये बहुत सारी कृतियां लिखी हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना ही चाहिए आपको। ठीक है, जिससे ये उपन्यास, कहानी संग्रह और नाटक से इनके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, अंजो दीदी। तो सबसे पहले हम इनके आपको मुख्य बिंदु पढ़ा देते हैं, बाद में हम इनके कथासार पर चलेंगे। तो देखिए, अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन, इनके हम पात्र परिचय भी बताएंगे आपको, बहुत अच्छे से इनका पात्र परिचय बताने वाले हैं आपको। शायद यूट्यूब जगत में ये पहली बार ऐसा वीडियो मिलेगा। अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को, मंचन यानी मंच पर इसको कब दिखाया गया, तो 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। यानी प्रकाशित होने से पहले ही इसका मंचन हो चुका था। अब इसको प्रकाशन करने के लिए इनका जो स्रोत था वो था नीलाभ प्रकाशन। यह 2 अंकों का नाटक है, दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। यह कितने अंकों का नाटक है? 2 अंकों का नाटक है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। ठीक है, तो यह लगभग 6 दृश्य हो गए अपने। इसके बाद है पहला अंक का स्थान जो है, अब जो पहला अंक जो था वो 1933 पर लिखा गया है और दूसरा 1953 पर। 1954 में इसका मंचन हो चुका था और 1955 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना है। पहले अंक का जो स्थान था जो लिखा गया है, तो दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1933, गर्मियों का एक दिन था। पहले का गर्मियों का एक दिन था और दूसरे का जो था वो सर्दियों का दिन था, ध्यान रखना। दूसरे अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक का स्थान व खाने का कमरा, और ये 20 वर्ष बाद लिखा गया था दूसरा अंक। ठीक है, तो 1953, सर्दियों का एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजो दीदी नाटक का उद्देश्य क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अंजो दीदी
यह नायिका प्रधान नाटक है, नायक प्रधान नहीं है, नायिका प्रधान है, क्योंकि अंजो दीदी एक स्त्री हैं। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है, यानी कि मतलब एक समय के अनुसार चलने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या है। परिवार विघटन की मतलब परिवार में सभी लोगों का अलग अलग होने की समस्या है। इसके बाद पात्र परिचय में अगर हम देखें तो अंजलि हैं, अभी इसका हम डायग्राम बनाकर भी आपको पात्र परिचय सिखाने वाले हैं। तो अंजलि अंजो दीदी के नाम से जानी गई, प्रमुख पात्र हैं और लगभग 30 वर्ष की उम्र है। श्रीपत हैं, ये श्रीपात नहीं है बेटा, ये श्रीपत है। तो श्रीपत अंजो दीदी का भाई है, उम्र 27-28 वर्ष है। इसके बाद है इंद्र नारायण। इसके बाद जो इंद्रायण जी है, वो इंद्रायण जी अंजो दीदी के पति हैं और साथ ही ये पेशे से वकील हैं। उम्र है 38 से 40 वर्ष। अनिमा जो हैं वो अंजो की सहेली है और नीरज जो इसमें पात्र हैं वो अंजो का पुत्र है, जिसकी उम्र 11 वर्ष की है। मुन्नी जो है वो नौकरानी है, इसकी उम्र 25 वर्ष है। और बाद में अगर हम बात करें राधु की, तो राधु भी एक नौकर है। दूसरा अंक पात्र 20 वर्ष बाद जो लिखा गया है वो ओमी है, तो नीरज की पत्नी है, यानी अंजलि की बहू है, यानी अंजो दीदी की ये बहू आ गई है कौन सी 20 साल बाद, ओमी नाम की। ठीक है। अन्नो जो है वो नीरज की मौसी है, यानी जो अंजलि दीदी का भाई, अंजलि दीदी की जो बहन है। ठीक है। अन्नो उसके अन्नो, तो वो नीरज की कौन हो गई, मौसी। इसके बाद कौन है बेटा, नजीर हैं, तो नजीर जो है वो नीरज का एक दोस्त बन गया है। और श्रीपत है, जो श्रीपद है वो नीरज जी का मामा है। इसके जो श्रीपत अभी हमने एक बताया था ना, श्रीपत जो अंजो का भाई, अंजो दीदी का क्या है, भाई है, तो नीरज का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। मुन्नी चपरासी है, इंद्र नारायण और नीरज, इन सभी की उम्र जो है उस समय, इसको हम हटा देते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नीलम नीरज का बेटा है, जिसकी उम्र 11 वर्ष है। ठीक है। अंजो दीदी का बेटा कौन है, नीरज, और नीरज का बेटा अब कौन हो गया है, नीलम हो गया है, जिसकी उम्र अब कितनी है, 11 वर्ष है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि वास्तविकता में ये है क्या। तो अब अंजो दीदी नाटक की हम बात कर लेते हैं। आप साथ में बने रहिए, हम विथ MCQs के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एकदम आपको याद हो जाएगा। अंजो दीदी नाटक के कथानक का अभिजात वर्ग, तो अभिजात वर्ग होता है बेटा, जो कुल होता है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो श्रेष्ठ वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजो यानी अंजलि हैं, जिनको नाना जी ने गोद लिया था। पहला प्रश्न, उन्हें उनके जीवन उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन के नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। अब संस्कार किससे मिले थे अंजो को, तो नाना जी से। ठीक है, ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। अहम का मतलब होता है किसी या तो अपनी सत्ता बनाना, या तो अपनी, मतलब हमें अहम तब होगा, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि या तो हमारी सत्ता के अनुसार काम चल रहा हो, हमारे जो नियम बनाए गए हैं, हमारे द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उससे सभी व्यक्ति चल रहे हैं, तो हमें क्या होता है, अहम होता है। ठीक है, तो अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। किसने, अंजो दीदी ने। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। मतलब वो इस तरीके की थी कि उन्होंने पूरा नियम निर्धारित कर रहा था, कितने बजे सबको जागना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाना है, ये सब बिल्कुल उन्होंने तैयार कर रखा था। घड़ी के जैसे चलती थी, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से वो चलती थी, तो घड़ी की सुइयों की तरह। 1 बजे घड़ी की सुई कहाँ होगी वो आप सभी जानते हैं। इसके बाद है नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजो दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती हैं। अंजो दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे
के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। तो ये कथन याद रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, कि जो ये कथन है ये अंजू दीदी ने किससे कहा था, तो उसने अपनी सहेली अनिमा से कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी। अब मुन्नी कौन थी? नौकरानी थी, ठीक है। अहमवादो व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। जो अहमवादी व्यक्ति होता है वो अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपता रहता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। यानी कि जो उनके पति होते हैं अंजू दीदी के, वो भी उन्हीं के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं। अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इसका बंधन, यानी अनिमा जो अंजू दीदी की क्या है, सहेली है, तो वो कहती है कि उनको तो बड़ा बुरा लगता होगा, ठीक है। तब वह कहती है बुरा बड़े सिटपिटाए थे, बुरा बड़े सिटपिटाए थे पहले मतलब पहले उनके जो पति इंद्र नारायण हैं वो बहुत सिटपिटाए थे, पर मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी, नीरज यानी कि जो अंजू दीदी का पुत्र है, जितनी तुम्हारे जीजा जी पर। कोई भी तो अकल नहीं थी, ना सफाई का ख्याल ना समय का जानती हो, कितनी माथा पच्ची करनी पड़ी है, इसके साथ कितनी भूख हड़ताल की है, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ, मतलब पीहर यानी मायके जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वे चाहकर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपत, यहाँ श्रीपद लिखा है, इसको श्रीपत पढ़ना, ठीक है। अंजू का भाई श्रीपत बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़ और घुमक्कड़ है। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे कर खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है? तब वह कहता है मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार होता है कि जो अंजू दीदी हैं वह अपने पुत्र को यानी नीरज को क्या बनाना चाहती थीं? तो डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लादकर उसकी इच्छाओं का गला घोंट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलती है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनकी इच्छाओं और शौक को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम न घर का होता है ना घाट का होता है, ठीक है। इसके बाद है मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को अपने जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं, अंजू दीदी की तरह। इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती हैं। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है
और अंजो जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं का अंजो दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें। तो यहाँ पर हम फिर से इसको पढ़ देते हैं, संवाद से स्पष्ट हो जाता है। और अंजो जैसा चलाती है वैसे चलते जाते हैं। अंजो दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें, तो उनके जो पति हैं वो कह रहे हैं कि अंजो को हमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और ये हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं। अंजो के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। ये उनके पति के जो हैं विचार थे। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौनी जी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मर्माहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह दोगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला यानी श्रीपत, यानी कि जो अंजू दीदी हैं उनका भाई, उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है। कौन से होटल ले जाता है? दिलरुबा होटल ले जाता है और वहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुँचे तब अंजू के अहम और उसके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ता दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है, मतलब रोज रोज वो शराब पीकर आने लगे, जो अंजू के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर आ गई थी। यानी कि जो नीरज था उसकी जो पत्नी थी वो ओमी बन जाती है। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू के मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। ये पूरा का पूरा कथासार था। और अब हम पढ़ने वाले हैं इनका जो पात्र परिचय है उससे संबंधित। आशा करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। हम इससे आपको पूरा पात्र परिचय एक बार फिर से समझा देते हैं। तो देखिए, नाना जी ने गोद लिया था किसको? अंजू दीदी को। अंजू दीदी की एक बहन भी थी, अन्नो, जो कि किसकी? नीरज की मौसी कहलाई। जो किसकी मौसी कहलाई? नीरज की। अंजू की एक सहेली भी थी, किस नाम से? अनिमा नाम से। अंजू के जो पति थे वो इंद्र नारायण जी थे, जो पेशे से वकील थे। अंजू का एक पुत्र था, कौन? नीरज। और भाई कौन था अंजू का? श्रीपत। इसके बाद नीरज से संबंध जुड़ते हैं किसके? नजीर के, जो नजीर नीरज का दोस्त था। और मामा जी उसके श्रीपत कहलाए। नीरज के मामा जी कौन हैं? श्रीपत हैं। इसके बाद नीरज की पत्नी जो है वो ओमी कहलाई और ओमी से भी एक पुत्र हुआ, कौन? नीलम। और नीरज जो है वो नीलम के पिताजी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीखना है। और मुन्नी नौकरानी हैं और राधु भी एक क्या है? नौकर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको ये याद हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इनके प्रश्नों पर आते हैं। तो फटाफट इनके आपको आंसर देना है। तो बताएंगे जरा भैया। अंजू दीदी कीर्ति की विधा है। तो अंजू दीदी जो कीर्ति है उसकी विधा कौन सी है? तो एकांकी है, उपन्यास है, नाटक है या महाकाव्य है? तो अंजू दीदी जो है, फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा कौन है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या महाकाव्य है? तो सभी को जानकारी हो चुकी होगी ये क्या है? नाटक है, यानी बी नंबर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंजू दीदी नाटक के लेखक हैं। तो अंजू दीदी नाटक के लेखक कौन हैं? तो मैंने यहाँ पर पूरे नाम नहीं लिखे हैं। वास्तविकता में जो अंजू दीदी नाटक के लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। उपेंद्र नाथ अस्क जी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अंजू दीदी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है, फटाफट आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। ठीक, 1955। क्या है? 1955 जो है
1955 जो है वो क्या है, अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। इसके साथ एक डेट और थी 1954, जिसका मंचन हुआ था, जिसका क्या हुआ था, जिस सन में क्या हुआ था, अंजू दीदी नाटक का मंचन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू दीदी नाटक में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर हमसे नाटक के अंक ना पूछ करके नाटक के दृश्य पूछें तो दोनों अंकों में लगभग 6 दृश्य हैं, यानी प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंजू दीदी नाटक है, नायक प्रधान है, नायिका प्रधान है, अंचल प्रधान है या सभी है। तो अंजू दीदी का जो नाटक है वो क्या है, बिल्कुल सही, आपका क्या हो जाएगा, ये नायिका प्रधान हो जाएगा, यानी यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र नारायण कौन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, हो गया। अब आप लोग बताएंगे इंद्र नारायण कौन है, अंजू का पति है, वकील है, अंजू का भाई है, अंजू का नाना है। तो क्या ए और बी ये वाले सही हैं, क्या ए बी सी सही है, और क्या ए बी सी डी सही है, या फिर केवल ए सही है, बताएंगे भैया जरा। तो देखिए अंजू का पति है और वकील है, यानी यहां पर जो सही आंसर आपका होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्योंकि अंजू का पति है तो अंजू का भाई और नाना तो नहीं हो सकता है, तो यहां पर सी और डी तो वैसे भी चले जाएंगे। तो अब अंजू का पति है इंद्र नारायण और वकील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि अंजू दीदी थी अहम की प्रतिछाया, श्रीपत की बहन, इंद्र नारायण की पत्नी और नीरज की माँ। तो कौन थी अंजू दीदी। तो देखिए प्रश्न जो है वो हमारा अगर विकल्प देखा जाए तो ए नंबर विकल्प है, अहम की प्रतिछाया, यानी बिल्कुल उनमें अहम था, ये वाला सही हो जाएगा। श्रीपत की बहन, बहुत बढ़िया, श्रीपत की बहन भी थी। इंद्र नारायण की पत्नी, तो इंद्र नारायण की पत्नी भी थी। नीरज की माँ, बिल्कुल अंजू दीदी जो थी वो नीरज की माँ भी थी, यानी कि यहाँ पर चारों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और आंसर आपका पहुंच जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंजू को किसने गोद लिया था, नाना जी ने, मामा जी ने, मौसी ने या अन्य ने। तो अंजू को किसने गोद लिया था, सभी को ज्ञात है कि उनके नाना जी ने गोद लिया था, यानी ए नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू को अनुशासित रखने के संस्कार किससे मिले थे, बताइए भैया जरा। अंजू को अनुशासित रखने के संस्कार किससे मिले थे, नाना से, पति से, पिता से, पड़ोसी से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहां पर जो सही आंसर आप बता रहे हैं वो क्या है आपका, नाना से, यानी कि अंजू को अनुशासित रखने के संस्कार नाना जी से मिले थे, ए नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अनिमा कौन थी, अनिमा कौन थी, अंजू की सहेली, अंजू की माँ, अंजू की बहन, अंजू की मौसी, कौन थी भैया। तो अनिमा जो थी वो हो जाएगा आपका अंजू की सहेली, यानी यहां पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अंजू दीदी अपने पुत्र नीरज को बनाना चाहती थीं। तो अंजू दीदी जो थीं अपने पुत्र नीरज को क्या बनाना चाहती थीं, क्रिकेट कप्तान, डिप्टी कलेक्टर, हवलदार या जज। तो यहाँ पर जो अंजू दीदी हैं वो वास्तविकता में अपने पुत्र को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां क्वेश्चन है। नीरज बनना चाहता था, लेकिन नीरज की क्या इच्छा थी, क्या बनने की इच्छा थी। तो नीरज बनना चाहता था क्रिकेट कप्तान, क्या बनना चाहता था, क्रिकेट कप्तान बनना चाहता था, यानी यहाँ पर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आज हमारी तैयारी चल रही है गोदान पढ़ाने के बारे में। तो गोदान एक चूँकि बहुत बड़ा उपन्यास है, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें समय लगेगा, और अगली क्लास क्या आती है ये तो हम कल ही बताएंगे। वैसे गोदान पर काम चल रहा है और उसमें बहुत सारे पात्र हैं गोदान में, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आप ये जिन पीडीएफों से हम पढ़ा रहे हैं
यदि आपको ये PDF परचेज करना है या चाहते हैं तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए 7067606261 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मूल्य केवल 50 रुपये है। अब 50 रुपये में केवल आपको एक PDF नहीं बल्कि जितना हम पढ़ाएंगे सारी PDF हैं आपको उस चैनल पर मिलती रहेंगी। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब व्हाट्सअप पर भी चैनल बनने लग गए हैं, नया फीचर आ गया है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये PDF प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।